यह साल 1509 की एक सर्द रात थी। साउथ इंडिया का पूरा फ्यूचर टिका हुआ था एक बकरे की निकाली गई आंखों पर। अगर ये आंखें नहीं निकाली जाती तो शायद दक्षिण भारत को उसके सबसे महान राजाओं में से एक राजा नहीं मिलता। हमें अक्सर बताया जाता है कि मध्यकालीन भारत का सबसे भव्य और ताकतवर शासक उत्तर में बैठा कोई सम्राट था, लेकिन उससे भी कई दशक पहले दक्कन के पठार पर एक ऐसा साम्राज्य सांस ले रहा था जिसकी राजधानी को एक विदेशी यात्री ने रोम से कंपेयर किया था। लेकिन इसी साम्राज्य की कहानी में एक ऐसे राजकुमार की भी कहानी छिपी है जिसे मारने की कोशिश उसके अपने ही भाई ने की, लेकिन एक वफादार मंत्री ने उसकी जान को बचा लिया, अपनी जान को रिस्क में डालकर बचाया। आगे चलकर यही राजकुमार बना कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, लेकिन इस स्वर्णिम युग की नींव में साहित्य और मंदिरों के साथ साथ खून, धोखा और कूटनीतिक साजिशों की परतें भी दबी हुई हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा विजयनगर साम्राज्य और उसके सबसे महान राजा कृष्णदेव राय की। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इतिहास को ब्लैक एंड वाइट की बजाय ग्रे में देखना चाहिए, क्योंकि हर एक साम्राज्य जो अपने आप में महानतम होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर भी होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस कहानी को जानने के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी और लोधी वंश की पकड़ कमज़ोर पड़ रही थी। ठीक इसी दौर में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बदलाव हो रहे थे। वेस्ट में ऑटोमन एम्पायर यूरोप की सीमाओं पर पहुंच रहा था। पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तटों को पार करके हिंद महासागर के ट्रेडिंग रूट्स पर कब्जा जमाने में जुटे हुए थे। इसी ग्लोबल हलचल के बीच दक्कन में बहमनी साम्राज्य 5 बहुत छोटे मगर खूंखार सल्तनतों में टूट चुका था। ये सल्तनतें रायचूर दोआब की उपजाऊ ज़मीन और कपास के व्यापार के लिए विजयनगर पर हमले करते रहती थी। अब विजयनगर एम्पायर के सेंटर में था तुलु वंश। तुलु वंश के राजा थे वीर नरसिंह और वो इस दौर में मृत्युशैया पर थे। सत्ता का लालच खून के रिश्तों पर हावी हो चुका था। इस दौर में विजयनगर की इकोनॉमी उस टाइम पर एक अजीब सी सिचुएशन से जूझ रही थी। एक तरफ थे पुर्तगाली व्यापारी जो अरब सागर के रास्ते मॉडर्न फायर आर्म्स और अरब के घोड़े ला रहे थे। इन सब से स्टेट का ट्रेड अपने पीक पर था। घोड़ों का यह ट्रेड इकोनॉमिक तो था ही साथ मिलिट्री स्ट्रेटजी का भी हिस्सा था। दक्कन की गर्म और नम क्लाइमेट में लोकल घोड़े लड़ाकू घुड़सवार सेना के लिए उतने बेहतर नहीं माने जाते थे। हम्पी की सड़कों पर सरेआम हीरे, पन्ने और मानिक बिकते थे और डोमिंगो पेस जैसे यात्रियों ने बाजारों में सोने चांदी के ढेर देखने का जिक्र किया है। लेकिन इसी चमक के पीछे समाज की एक दूसरी और बहुत ही कठोर सच्चाई भी थी। दरबार की रानियां भले ही ताकतवर थी और प्रशासन में हिस्सा लेती थीं, लेकिन आम सोसाइटी में सती प्रथा को सोशली एक्सेप्टेड परंपरा के तौर पर देखा जाता था। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस दौर में मंदिरों से जुड़ी देवदासी प्रथा भी उसी दौर में एक संस्थागत रूप ले चुकी थी। यानी जिस वैभव और समृद्धि की कहानियां हमें आज सुनाई जाती हैं वो एक ऐसे समाज पर भी टिकी हुई थी जिसकी अपनी गहरी इनइक्वालिटीज़ भी थी। आम जनता या किसानों के लिए लाइफ उतनी गोल्डन नहीं थी जितनी कि यहाँ के दरबारी अकाउंट्स में दिखती है। लोगों पर अच्छा खासा टैक्स था, मिलिट्री अभियानों के लिए अनाज और मवेशियों की मांग थी और बार बार होने वाली जंग की वजहों से गांव की इकोनॉमी पर लगातार दबाव बना रहता था। इस पूरी सिचुएशन के बीच कृष्णदेव राय को अपना साम्राज्य खड़ा करना था। एक ऐसा साम्राज्य जिसे बाहरी दुश्मनों से कम और अपनों के भीतरी धोखे से ज़्यादा खतरा था। ऐसा ही एक धोखा कृष्णदेव राय का इंतजार कर रहा था जब वो गद्दी पर नहीं बैठे थे। तब वीर नरसिंह जब राजा थे तो उन्होंने अपने 8 साल के बेटे को गद्दी दिलाने की ठानी। कृष्णदेव राय उनके सौतेले भाई थे। वो नहीं चाहते थे कि गद्दी कृष्णदेव राय को मिले। इसके लिए ज़रूरी था कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सालुव तिम्मरुसु को आदेश दिया कि वो कृष्णदेव राय को अंधा कर दें। पुर्तगाली इतिहासकार फर्नाओ नूनीज के दस्तावेज इस खौफनाक राजनीतिक साजिश की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि अगर तिम्मरुसु उस दिन आदेश को मान लेते तो विजयनगर एम्पायर उसी रात एक गहरे सिविल वॉर में उलझ जाता और आसपास के सुल्तानों का आसान सा शिकार बन जाता। लेकिन तिम्मरुसु ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने कृष्णदेव राय को जंगल में ले जाकर छिपा दिया और एक बकरे की आंखें निकलवा कर राजा को दिखा दिया।
राजा तब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मृत्युशैया पर थे, इसलिए कुछ ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें भरोसा हो गया और इस तरह से कृष्णदेव राय की आंखें बच गई। ये वाकया दिखाता है कि विजयनगर की सबसे बड़ी ताकतें अक्सर जंग के मैदान में नहीं बल्कि महल की अंधेरे गलियों में तय होती थी। तिमरुसु की ये वफादारी आगे चलकर पूरे साम्राज्य की दिशा तय करने वाली थी और यही वजह है कि आने वाले सालों में कृष्णदेव राय ने उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना लिया। साल 1509 में जब कृष्णदेव राय राजा बने तो उन्होंने डिफेंस की बजाय ऑफेंस की नीति अपनाई। हालांकि उनका ये कदम बहुत रिस्की था क्योंकि इस समय स्टेट की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन दक्कन की जियोपॉलिटिक्स में कमज़ोर दिखना भी खतरे से खाली नहीं था। अपनी ऑफेंसिव पॉलिसी की पहली कड़ी में उनका निशाना बने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव। इनका राज्य कृष्णा नदी के उत्तर तक फैला हुआ था। साल 1513 में कोंडवीदु किले की घेराबंदी के दौरान जब विजयनगर की सेना लगभग हारने की कगार पर पहुंच गई, तब तिमरुसु ने रिश्वत और जासूसी के जाल का इस्तेमाल किया। कलिंग नगर में एक फर्जी लेटर भेजा गया और ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल रचा गया कि गजपति राजा को अपनी ही सेना पर डाउट होने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि वो रातों रात अंधेरे में जंग को छोड़कर भाग खड़े हुए। अब ये कोई मिलिट्री का चमत्कार नहीं था बल्कि एक सॉलिड डिप्लोमेटिक चालबाजी का रिजल्ट था। ये इस बात का सबूत भी था कि विजयनगर की जीत हमेशा तलवार से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजी से के खेल से भी हासिल होती थी। इस हार के बाद प्रताप रुद्रदेव को शांति समझौते के तहत अपनी बेटी राजकुमारी जगन मोहिनी की शादी कृष्णदेव राय से करनी पड़ी। हालांकि इस जंग का नुकसान एक अकेली स्त्री ने शायद सबसे ज़्यादा उठाया। कहा जाता है कि ओडिसी दरबार से जुड़ी एक कथित साजिश के शक में कृष्णदेव राय ने कभी जगन मोहिनी को अपनी पत्नी का पूरा दर्जा नहीं दिया। उन्हें कम्बुम के एकांत किले में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी एक तरह के पॉलिटिकल निर्वासन में बिताई, दरबार की चमक दमक से दूर अपनी कविताओं के सहारे। तुक्का पंचकम नाम के 5 संस्कृत श्लोक जो इसी राजकुमारी के लिखे बताए जाते हैं, ये उस अकेलेपन और पीड़ा की झलक देते हैं जो एम्पायर की जीत की कहानियों में अक्सर छूट जाती हैं, जिसका जिक्र इतिहास के मेन स्ट्रीम में शायद ही कभी होता है। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो विजयनगर कृष्णदेव राय के काल में फैल रहा था और इस फैलाव का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध हुआ साल 1520 में। इतिहास में इसे रायचूर का युद्ध भी कहा जाता है। इस जंग की कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना कि इसका अंजाम। दरअसल कृष्णदेव राय का एक भरोसेमंद व्यापारी था जिसका नाम था सैयद मरैकर। मरैकर ने कृष्णदेव राय को धोखा देते हुए 40,000 सोने की मुद्राएं लेकर वो भाग गया। भागकर वो पहुंचा बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह की शरण में। कृष्णदेव राय ने उसकी वापसी की मांग की, लेकिन आदिल शाह ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसी घटना ने दक्कन के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की नींव रखी। युद्ध से पहले महीनों तक दोनों तरफ से सैनिकों की भर्ती, हथियारों की ढुलाई और अनाज के भंडार जुटाने का सिलसिला चलता रहा। 7 लाख से ज़्यादा सैनिकों की विजयनगर सेना जब रायचूर की तरफ बढ़ी तो इतनी बड़ी फौज को खिलाना पिलाना और उसकी सप्लाई लाइन बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक चुनौती थी। हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियाँ और हज़ारों मजदूर इस मिलिट्री अभियान का हिस्सा बने। आसपास के गांवों से अनाज और चारे की मांग ने आम जनता पर भी एक्स्ट्रा बोझ डाला। जब सेनाएं आमने सामने आईं तो आदिल शाह की तोपों ने पहली पंक्ति को बुरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ एक बार फिर से विजयनगर की मिलिट्री कमजोरी उभरकर सामने आई, क्योंकि तोप खाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सल्तनतें अभी भी आगे थी। जब विजयनगर की सेना बेहिसाब नुकसान के साथ पीछे हटने लगी तब कृष्णदेव राय ने बहादुरी दिखाई। उन्होंने खुद घोड़े पर सवार होकर आदिल शाह के कैंप पर एक जोखिम भरा हमला बोला। इस मोड़ पर पुर्तगाली बंदूकधारी सैनिकों की सटीक गोलीबारी ने विजयनगर को एक निर्णायक बढ़त दिलाई और बीजापुर की सेना घुटनों पर आ गई। आदिल शाह यहां से जान बचाकर भाग निकले। लेकिन इस ट्रेमेंडस जीत के बाद कृष्णदेव राय ने जो किया वो उनकी शासनकाल की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक भूलों में गिना जा सकता है। उन्होंने आदिल शाह को ये अल्टीमेटम भेजा कि वो आकर उनके पैर चूमे। अब किसी जंग जीतने वाले के लिए ये एक ऑब्वियस सी ताकत का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन दक्कन की पॉलिटिक्स में इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन ने दक्कन के बाकी सुल्तानों के मन में विजयनगर के खिलाफ एक साझा नाराजगी भर दी। इस नाराजगी ने इन सभी सल्तनतों को जो एक दूसरे से अलग लड़ती थी उन्हें एक कर दिया। यानी कहीं ना कहीं इस जंग ने ही फ्यूचर में तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध की नींव भी रखी। लेकिन दोस्तों, कृष्णदेव राय सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे, वो अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए और भी दूसरे काम कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने पर काफ़ी काम किया।
कृष्णदेव राय ने बसवन्ना नहर जैसी सिंचाई परियोजनाएं, टैक्स में रिफॉर्म और लिटरेचर के साथ साथ आर्किटेक्चर को भी प्रोटेक्शन दी। उनके ही शासनकाल में हम्पी में विट्ठल मंदिर परिसर, कृष्ण मंदिर और हजारा राम जैसे भव्य मंदिर निर्माण हुए। इनकी नक्काशी और इनका वास्तुशिल्प आज भी टूरिस्ट और इतिहासकारों का ध्यान खींचती है। इन्होंने अष्टदिग्गज नाम से मशहूर 8 तेलुगु कवियों का दरबार और खुद कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यद जैसी कृतियां इस बात की गवाही देती हैं कि यह सिर्फ जंग का दौर नहीं बल्कि कल्चरल रिचनेस का भी दौर था। कृष्णदेव राय ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का विकास कराया और किसानों को नई जमीन आबाद करने पर टैक्स में छूट जैसी पॉलिसीज भी लागू की, जो उस दौर के हिसाब से आप मान सकते हो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव थी। हालांकि किसी भी राजा के दौर में सब कुछ गोल्डन नहीं होता। कृष्णदेव राय के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इस दौर में एक परेशान करने वाली टेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। कृष्णदेव राय पुर्तगाल के फायर आर्म्स और किराए के सैनिकों पर डिपेंड हो रहे थे। कुछ इतिहासकार इसे एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी मानते हैं क्योंकि इसने विजयनगर की इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर को अंदर ही अंदर कमज़ोर करने का काम किया। अब ये बहुत ही सेंट्रलाइज फीचर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, कृष्णदेव राय ताकतवर थे तो जब तक वो जिंदा थे तब तक ये एक तरह की ताकत की तरह देखा गया। उनका पर्सनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री ताकत के आगे ये जो कमज़ोरी थी कि पुर्तगालियों पर डिपेंडेंसी है वो ढक जाती थी। लेकिन उनके बाद यही डिपेंडेंसी एक बड़ी स्ट्रक्चरल कमज़ोरी बनकर उभरी, जिसका खामियाजा अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पुर्तगालियों और कृष्णदेव राय का रिश्ता सिर्फ हथियारों और घोड़ों तक लिमिटेड नहीं था। पुर्तगाली गोवा में थे और विजयनगर के साथ एक ट्रेड बैलेंस को बनाए हुए थे। इसमें दोनों साइड फ़ायदा होता था। पुर्तगालियों को अपने जहाज़ों के लिए एक सेफ पोर्ट और ट्रेडिंग पार्टनरशिप चाहिए थी, जबकि विजयनगर को घोड़ों और हथियारों की सप्लाई चाहिए थी, जो दक्कन की सल्तनतों के खिलाफ उनकी मिलिट्री ताकत को बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये डिपेंडेंसी एक तरह से देखें तो एक तरफा भी थी। पुर्तगाली व्यापारी अक्सर घोड़ों की सप्लाई में देरी या मनमानी कीमतों का इस्तेमाल कर सकते थे और इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह की डिपेंडेंसी ने विजयनगर की मोल भाव करने की ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया। ये सिर्फ मिलिट्री की कमजोरी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही गहरी आर्थिक और पॉलिटिकल निर्भरता थी, जिसका असर आने वाले दशकों में हम देखने वाले थे। कृष्णदेव राय ने अपनी लाइफ के आखिरी सालों में कुछ ऐसे काम भी किए जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ा विवाद आता है महामंत्री तिम्मरुसु के दुखतंत्र को लेकर। साल 1524 में जब कृष्णदेव राय के 6 साल के बेटे और युवराज तिरुमाला राय की जहर देकर हत्या कर दी गई तो सम्राट मानसिक आघात और शक की स्थिति में चले गए। कहा जाता है कि इसी डाउट करने की टेंडेंसी और डिप्रेशन के चलते उन्होंने उसी तिम्मरुसु की आंखें फुड़वाने का आदेश दे दिया जिन्होंने कभी उनकी जान बचाई थी। कुछ इतिहासकार इसे ओडिशी सामंतों की एक गहरी साजिश मानते हैं जो कोंडविदु और रायचूर की हार का बदला लेना चाहते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता के बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन और दरबार की इंटरनल पॉलिटिक्स ने देव राय को इतना मानसिक रूप से अनस्टेबल कर दिया कि वो सच और झूठ का फ़र्क पहचानने में असमर्थ हो गए। ये घटना चाहे जिस भी कारण से हुई हो, ये इस बात का प्रतीक बन जाती है कि सत्ता के पीक पर बैठा शख्स कैसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी पर भी शक करने लगता है और कैसे एक साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत रही जोड़ी आखिर में एक ट्रेजेडी में बदल जाती है। इसी बीच 1529 में जब कृष्णदेव राय का निधन हुआ तब वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही समृद्ध लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे दरकता हुआ साम्राज्य छोड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर भी दरबार में खींचतान शुरू हो गई। उनके भाई अच्युत देव राय को इस दौर में गद्दी संभालनी पड़ी, जिनके सामने पहले ही कमज़ोर पड़ चुकी एक सेंट्रल सत्ता को संभालने की चुनौती थी। कृष्णदेव राय की बदौलत विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक था और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब अच्युत देव राय पर आ गई। उनके कल्चरल योगदान ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयां दी और हम्पी की वास्तुकला आज भी उस दौर की भव्यता की गवाह है। लेकिन आदिल शाह के अपमान से उपजी दुश्मनी, पुर्तगाली सैन्य तकनीक पर बढ़ती निर्भरता और दरबार की राजनीति, ये सभी धागे धीरे धीरे उस जाल में बदल गए जिसने कुछ दशकों बाद तालीकोटा की जंग में विजयनगर को खंडहर में बदल दिया। जो सल्तनतें कभी आपस में लड़ती थी वो 1556 में एकजुट होकर विजयनगर के खिलाफ मैदान में उतरी, ठीक वैसे ही जैसे रायचूर के बाद पैदा हुई नाराजगी ने संकेत दिया था। इस आखिरी युद्ध में हम्पी की वो भव्यता, जिसे डोमिंगो पायस ने कभी रोम से बेहतर बताया, वो कुछ ही महीनों में खंडहर में बदल गई और ये डिस्ट्रक्शन इतना गहरा था कि सदियों बाद भी हम्पी की गलियां पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाई।
दोस्तों, इस पूरी कहानी के बीच से एक डिबेट भी शुरू होती है जिसके बारे में डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस एकेडमिक डिबेट में कई इतिहासकार ऐसे हैं जो विजयनगर के गोल्डन पीरियड को मानने से मना करते हैं। रिचर्ड ईटन जैसे मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि कृष्णदेवराय की अति आक्रामक विस्तारवादी नीति और सुल्तानों को पब्लिकली अपमानित करने की टेंडेंसी ने उस नाजुक डिप्लोमेटिक बैलेंस को तोड़ दिया जो दक्कन में लंबे टाइम से बना हुआ था। उनके हिसाब से ये सिर्फ महानता का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसे अहंकार का भी दौर था जिसने आगे चलकर विजयनगर के पतन की स्क्रिप्ट लिख दी। दूसरी तरफ नीलकंठ शास्त्री जैसे स्कॉलर्स मानते हैं कि ये जो आक्रामकता है ये विजयनगर के अस्तित्व की रक्षा के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि चारों तरफ से घिरे इस साम्राज्य के पास कमज़ोर बने रहने का ऑप्शन ही नहीं था। दोस्तों, एक तीसरा नज़रिया ये भी है कि दक्कन की सल्तनतें वैसे भी आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उनका कभी ना कभी एकजुट हो जाना तय था, चाहे विजयनगर की पॉलिसी कुछ भी होती। ये बहस आज भी ओपन है और शायद इतिहास के कई चैप्टर्स की तरह इसका कोई एक सीधा सीधा उत्तर नहीं है। लेकिन इन सब के बाद मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो राजतंत्र है वहाँ एक राजा है जिसका एक प्राइमरी काम ही है कि वो अपनी गद्दी को बचाए रखे और अपने राज्य को सेफ रखे। उस माहौल में कृष्णदेवराय ने अपना काम बखूबी किया। दक्कन की सल्तनतों के बीच में बसा विजयनगर एम्पायर अपने आप में स्टैंड आउट करता था। हालांकि आप अपने आप से पूछिए कि गोल्डन पीरियड की बात हम किस सेंस में कर रहे हैं। क्या हम जनता के नज़रिए से गोल्डन पीरियड देख रहे हैं, आर्ट के नज़रिए से देख रहे हैं, या फिर हम एक राजा के नज़रिए से गोल्डन पीरियड को देख रहे हैं। अब अगर आप राजा के एंगल से देखोगे तो कृष्णदेवराय नो डाउट महान राजा थे। उन्हें अपनी गद्दी बचानी थी, उन्होंने गद्दी को बचाया, उन्होंने अपने कल्चर को बचाया, उन्होंने आर्ट को डेवलप किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। और अगर कला के नज़रिए से देखें तो वो भी बिल्कुल सही बात है। आपको सचमुच एक गोल्डन पीरियड लगेगा क्योंकि यहीं पर मंदिरों का निर्माण हो रहा था, बड़े बड़े तोरण बन रहे थे। लेकिन इसी जगह अगर आप जनता के नज़रिए से आप देखेंगे तो शायद ही, मतलब मैं सिर्फ कृष्णदेवराय की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ही कोई मध्यकालीन राज्य आपको जनता की नज़र से गोल्डन पीरियड लगेगा। इसकी अपनी वजहें भी हैं। जब दरबार में जीत के जश्न मनाए जाते थे तो बॉर्डर के आसपास के गांव के किसान या पूरे राज्य के किसान हर नए अभियान के साथ अपनी फसल, अपने बैल और कभी कभी अपने बेटों को भी सेना के हवाले करने को मजबूर होते थे। जंग खत्म होने के बाद भी लूटे गए इलाकों में तबाही और रिकंस्ट्रक्शन की एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती थी। मंदिरों को मिलने वाला दान और राजकीय संरक्षण भले ही स्थापत्य को समृद्ध करता हो, लेकिन इसके लिए जो रिसोर्सेज ज़रूरी होते थे वो आम प्रजा के वसूले गए टैक्सेस से ही आते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ विजयनगर में हो रहा था? जवाब है नहीं। मध्यकाल का हर एक राज्य या साम्राज्य, चाहे वो हिंदू साम्राज्य हो चाहे वो मुस्लिम साम्राज्य हो, बाय द वे ये चीज़ें वहाँ पर होती नहीं थी क्योंकि एक हिंदू राज्य में कई मुस्लिम सेनापति होते थे और मुस्लिम राज्य में हिंदू सेनापति होते थे। लेकिन यहाँ पर ये सारा सिस्टम ही ऐसे वर्क करता था। यहाँ रॉयल लाइफ स्टाइल और आम जनजीवन की मुश्किलें जो है वो एक साथ साथ चलती थी। इसीलिए जब हम इतिहास की गहराई में जाते हैं तो हमें कोई भी तस्वीर, चाहे वो जितनी आपको सिंपल लगे, वो इतनी सीधी रहती नहीं है। एक तरफ कृष्णदेवराय की मिलिट्री ब्रिलियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सूझबूझ और लिटरेचर का प्रेम था, तो दूसरी तरफ उनके अपने फैसलों में वही इंसानी कमजोरियां थी जो किसी भी शासक में हो सकती हैं। चाहे वो जगन मोहिनी के साथ किया गया व्यवहार हो, आदिल शाह को दिया गया अपमानजनक अल्टीमेटम हो, या तिम्रसू जिन्होंने उनको बचाया उनके साथ अंत में वही चीज़ अपना रिपीट कर दी गई हो। इतिहास को समझने का दोस्तों असली मकसद किसी को पूजना यानी किसी की पूजा करना या किसी को कोसना नहीं है, बल्कि उस दौर की कॉम्प्लेक्सिटी को उसी नज़र से देखना है जिस नज़र से वो दौर खुद को जीता था। यही दृष्टिकोण हमें बताता है कि महानता और मानवीय भूलें अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और ऐसी ही विजयनगर के साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेवराय की कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।